Students, in this video we are going to study about combination of resistances, which is a part of electricity chapter of class 10 CBSE. Okay, so in this particular video we will discuss about the formula which we have for the combination of resistances in series and in parallel. We will go through the derivation only, and I am trying to make this video short because I know that you are in a festive mode, so you cannot spend much of the time to see the video entirely. That is why I am making it a very short, very crisp, to the point. Although I will try to cover everything in this particular video, but we will discuss only about the combination of the resistances, their expression, that from where their expression came. So without any delay, let's start with the video. Now we are going to talk about combination of resistances. तो आपको resistance पता है कि resistance क्या होता है? सबसे पहली चीज तो resistance क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी वायर की जिससे वो क्या करती है, करंट के स्मूथ फ्लो को हैम्पर करती है, करंट को स्मूथली फ्लो नहीं करने देती है, करंट इजीली पास नहीं हो सकता मटेरियल से। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो कर सकता है। इसीलिए कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इतना आपको पता है, इतना आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंसेस को कंबाइन भी किया जाता है। हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंसेस हमारे जो है कई बार हम कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप अपने पेरेंट के पास गए, आपने कहा कि पापा या मम्मी जिससे भी आप पैसे मांगना चाहते हैं, तो आपने उनको कहा कि मुझे 50 रुपीज की नीड है, ठीक है। आपने उनको 50 रुपए मांगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको 50 रुपए दे देंगे, ठीक है। तो जनरली जो हमारे माइंड में पहला क्राइटेरिया आता है, पहली चीज आती है जो हमारे माइंड में क्लिक करती है कि हमने 50 रुपए अगर मांगे हैं तो हमको 50 का एक सीधा सीधा नोट मिल जाएगा ना, 50 का एक सीधा सीधा नोट मिल जाएगा। बट सपोज अगर उनके पास 50 का नोट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो आपको कुछ सेट में पैसा देते हैं। मीन्स हो सकता है शायद आपको एक 20 का दे दें और 3 10 के दे दें, या हो सकता है एक 20 का 2 10 के और 2 5 के दे दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो ये जब आपको दिए जा रहे हैं नोट, तो आपने एग्रीगेट किया तो आपको क्या मिल रहा है, जितना आपको चाहिए था उतना मिला आपको, है बात सही कि नहीं। तो और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जितना आपको चाहिए है उसमें से कुछ आपसे रिटर्निंग ली जाए तो कुछ आपको कम भी मिले, आपको हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको जितनी नीड है, आपको 50 जैसे आपको दिए गए तो आपसे कहा गया अच्छा ठीक है अपनी जरूरत की आप 30 ले लीजिए, बाकी की रिटर्न करिएगा, तो वहां पे आपको कम की रिक्वायरमेंट है, उनके पास टूटे नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक से एग्जाम्पल था इसको समझने के लिए कि कैसे रेजिस्टेंसेस का कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। तो हम देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो दो तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं। एक करते हैं किसमें, सीरीज में, ठीक है, और एक करते हैं किसमें, एक करते हैं हम पैरेलल में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी कभी भी हम सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंसेस को, मतलब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। जब भी कभी भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं तो यहाँ पे हमेशा हमेशा कभी भी क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है, हमारे घर में जितनी भी वायरिंग की जाती है वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होता है, सारे डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रखना होता है। 220 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रही होती है, वो सप्लाई सब पे इक्वली जाए, इसलिए हमें क्या करना होता है, पैरेलल में हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस, सपोज हमारे पास 3 रेजिस्टेंस, हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। मान लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास है रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। व्हाट आर दीज, R1 R2 R3, ये तीनों वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रेजिस्टेंसेस के मैग्नीट्यूड है। अब इनको हमने क्या किया, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली कनेक्टिंग 3 रेजिस्टर्स बैक टू बैक 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देना। जैसे ये R1 R2 R3, तो हमने क्या किया, हमने इनको बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये हमारा हो गया क्या, R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा हो गया R3, ठीक है। और क्योंकि हमें इन्हें वोल्टेज सप्लाई करना होगा तो वोल्टेज के लिए हम क्या करें,
हम वोल्टेज के लिए एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, वोल्टेज V दे रहे हैं। यहाँ वोल्टेज V दे रहे हैं तो उसके कंसिक्वेंस के रूप में क्या मिलेगा, हमें करंट मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहती, करंट कांस्टेंट रहती। तो ये जो I करंट है, यही करंट आपका R1 के अक्रॉस भी जाएगा, यही आपका R2 के पास भी जाएगा, और यही आपका R3 के पास भी जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों में सेम करंट जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। इसके पास भी यही करंट, इसके पास भी, और ऐसे भी देख लीजिए, ये यहाँ गया, इससे मिला, फिर यहाँ गया, इससे मिला, फिर यहाँ गया, इससे मिला, तो तीनों जगह कौन सा, तीनों जगह सेम करंट रहा, अलग तो हुआ नहीं, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं हुई, वही जा रहा ना, वही करंट आपका हर जगह जा रहा है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है ओम्स लॉ भाई, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ होता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये R1 रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू R1 दे रखी, और अभी आपको बताया गया कि ये करंट यहां भी जाएगा, तो ये करंट यहाँ पे कितना हो गया, करंट यहाँ भी आई होगी। फिर मैंने कहा सेम करंट रहता है, तो आपके R2 के पास भी वही करंट रहेगा, R3 के पास भी वही करंट रहेगा, है बस एक नहीं, और वही करंट आई घूम करके फिर पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर कह रहा हूं कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो आपको पता है V इक्वल्स टू IR, तो यहां से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IR1, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने I में I1 नहीं लिखा, सब में सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लगाया हुआ है, सब में सबस्क्रिप्ट में मैंने 1 यूज किया है, R में भी 1 यूज किया है, V में भी 1 यूज किया, लेकिन मैंने I में कोई भी सबस्क्रिप्ट 1 नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 के अक्रॉस अलग, 2 के अक्रॉस अलग, 3 के अक्रॉस अलग, हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। 1 पे भी उतना ही होगा, R1 के पास भी उतना ही होगा, R2 के पास भी उतना ही होगा, R3 के पास भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात थी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर V2 कैलकुलेट करें तो बताइए क्या होगा, चलिए बताइए। सही, बिल्कुल सही, V2 विल बी IR2 हो जाएगा, और यहाँ पे V3 IR3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब देखिए, अब इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। हम नहीं चाहते हैं कि हम 3 रजिस्टर लगाएं, हम ये 3 रजिस्टर अलग अलग नहीं लगाना चाहते हैं, कौन बार बार अलग अलग कनेक्ट करे। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो ऐसा जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, तीनों का काम करे ना। जैसे पहले क्या था, पहले हम लोगों को पुराने समय में क्या होता था, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पुराने समय में क्या होता था, हम लोग वॉच भी पहनते थे टाइम देखने के लिए, फिर एक नोट पैड रखते थे कुछ नोट्स बनाने के लिए, कि अगर कुछ लाने के लिए कहा गया है, कुछ जरूरी काम है तो उसको हम लोग पेन डाउन कर लेते थे, रिमाइंडर के लिए नोट पैड रखते थे, एक पेन भी रखते थे। उसके बाद कई लोगों की पॉकेट में एक छोटा सा पॉकेट कैलकुलेटर भी होता था, ठीक है, और कॉल करने के लिए हमारे पास वो कीपैड फोन होता था। तो इतने सारे डिवाइसेस थे। अब क्या है, अब आपके पास एक डिवाइस है, स्मार्टफोन, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, आप टाइम भी देख सकते हैं, आप नोटपैड में अपने वो भी जो भी आपको काम करना है वो रख सकते हैं, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, मल्टीपर्पज डिवाइस हो गया ना। तो आपने कहा कि हाँ हमको इतने सारी चीजें नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन में काम हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी 3 अलग अलग रजिस्टर हम क्यों लें, जब हमारा एक में काम हो सकता है तो हम क्या करें, हम इक्विवेलेंट निकाल लें। लेकिन इक्विवेलेंट पता तो होना चाहिए कि इन 3 रजिस्टर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा ना। तो चलो इसको करते हैं, यही यहाँ पे डेरिवेशन और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसको हुआ बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही है और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अभी आपको देखिए खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको बस एक बार देखते जाइए कैसे याद हो जाएगा। देखो कैसे चुटकियों में याद होता है आपको। सीरीज है, सीरीज में क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था। तो जो चीज कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, जो चीज कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए और दूसरे को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, करंट है। हम क्या देखें, हम यहां पे ये देखें कि ये जो वोल्टेज V है, देखो ध्यान से सब लोग, ये जो वोल्टेज V है, ठीक है, इस वोल्टेज V को, ये वोल्टेज V 3 पार्ट में बढ़ रहा है। ये कुछ पार्ट R1 के पास गया तो V1 हो गया, कुछ पार्ट R2 के पास गया तो V2 हो गया, कुछ पार्ट R3 के पास गया तो V3 हो गया। यानी कि अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, नेट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हो जाएगा ना, है बस है कि नहीं, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखी हुई तो है ना, लिखी हुई है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू कितनी थी, ध्यान से बताइए, बिल्कुल सही, फिर ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बाहर ले लें, कॉमन हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, R1 बचा प्लस R2 बचा प्लस R3 बचा, हो गया,
आई को इधर ले आओ, यहाँ पे क्या चल रहा है, v चल रहा है, v के नीचे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, v अपॉन आई हो गया। यहाँ पर क्या है, R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तीनों मिल गए। v अपॉन आई, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है ओम्स लॉ, v इक्वल्स टू आई आर होता है। तो भाई यहाँ से v अपॉन आई कितना हो जाएगा, सो सिंपल r हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से v अपॉन आई की जगह हम क्या रख देंगे, हम रख देंगे r। और क्योंकि ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं आर एस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने आर एस लिख दिया। आर एस मतलब आर सीरीज का इक्विवेलेंट। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको आर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, सब्सक्रिप्ट पे सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना, ये तो और कंफ्यूजन बढ़ा देगा भाई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली, इतने तो होशियार हैं हम लोग ना इतने तो हम लोग खैर तेज हैं कि हम लोग समझ जाएंगे कि आरएस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज की बात कर रहे हैं। इतने हम लोग समझदार हैं भाई, हमारे बच्चे भी सारे समझदार हैं इतने। ठीक है, तो अब क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हो रहा था यहाँ पे ना। ये आपका आ गया फॉर्मूला व्हेन थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तीन रेजिस्टर को, तो उस समय जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है Rs इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंसेस दिए उनका आप क्या कर दीजिए, उनका आप एल्जेब्राइक सम कर दीजिए। ठीक है, एल्जेब्राइक सम कर दीजिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं इस फिगर को रब कर सकता हूँ, ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं बनाया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप इसको आराम से बना लेंगे। लेकिन ये एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सपोज हम R1 R2 R3 की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने R1 की वैल्यू ले ली 4 ओम, फिर R2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 6 ओम, और R3 की वैल्यू ले लेते हैं हम 8 ओम। ठीक है, और अगर इन तीनों को हम क्या करें, इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं सीरीज में, इनको हम कंबाइन कर देते हैं सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आरएस आएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ओरली कर सकते हो ना। ठीक है, आप ओरली कर सकते हो, और मुझे पता है बिल्कुल सही आंसर भी लाए होगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू पीपल दैट यू विल ऑब्वियसली फाइंड द राइट आंसर। ओके, सो इट विल बी 18 ओम, 18 ओम आ जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात यह है, यहाँ पे ये जो तीन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स थे हमारे पास R1 R2 और R3, ठीक है, जब इंडिविजुअल रेजिस्टर्स थे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी, 8 वाले की ना, 8 की। लेकिन जब हमने कंबाइन कर दिया और सीरीज में हमने उनकी वैल्यू निकाली, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इस वाले से भी ज्यादा ना, जो मैक्सिमम रेजिस्टर है उससे भी ज्यादा वैल्यू हमारी आ रही है। तो जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम सारे डिवाइसेस को कैसे लगाते हैं, उस वक्त हम प्रेफरेंस देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम हमेशा जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो सीरीज होता है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और बता देता हूं मैं आपको आज, उसके बाद आप अपना रैप अप कर सकते हो सेशन को, छोटा ही रखेंगे, ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, फेस्टिव मोड में है आप, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी चलेंगे, थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट भी करते चलेंगे। ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो सीरीज में क्या किया था, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन किया था, पैरेलल में बैक टू बैक कॉम्बिनेशन नहीं करते, पैरेलल में वन बिलो अनदर, ये वाला पैटर्न चलता है, वन बिलो अनदर, लाइक लैडर स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, लैडर बेस्ड स्ट्रक्चर चलता है, वन बिलो अनदर। तो कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, अगेन सेम R1 R2 R3। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पे कॉम्बिनेशन जो अब होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैरेलल कोई टफ नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे करते रहिए, चीजें हो जाएंगी। इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है, आप बनाइए नहीं कि बहुत टफ है, अगर मेंटली बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो मत बनाइए। वो सुना है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो जैसा आप परसेप्शन बना लेंगे वैसा बना रहेगा। तो आप परसेप्शन अच्छा बनाइए कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगा, तो चीजें आसान लगेगी। आप बना लेंगे कठिन है तो भाई कठिन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बन गया कॉम्बिनेशन हमारा, कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल इस तरीके से होता है, मैंने कहा ना लैडर स्ट्रक्चर वन बिलो अनदर, वैसे। ठीक है,
अब देखिए वोल्टेज सप्लाई हमने दी, वोल्टेज सप्लाई का रिजल्ट हमको करंट मिला। अब करंट ये चल रहा है, घूम रहा है अच्छा खासा, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये कलर है, बढ़िया घूम रहा है करंट, चलो ले लिया हमने रेड मतलब। अब ये करंट घूम रहा है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया, मजे से घूम रहा है। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पर आया, इस चौराहे पर ना, तिराहे पर, चौराहा ही है, एक तरफ से आ रहा है, इसमें गलत क्या है, ठीक है। चौराहे पे आया तो अब इसके पास तीन रास्ते, ये कहाँ जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन आदमी होगा तब तो एक जगह जाएगा, लेकिन करंट है तो करंट क्या कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो दिस करंट विल गेट डिवाइडेड। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा। जब ये डिवाइड कर लेगा तो क्या होगा, एक पार्ट इधर चला गया, हमने इसको कह दिया कितना I1, एक पार्ट इधर चला गया, हमने इसको कह दिया I2, और एक पार्ट इधर चला गया, हमने इसको कह दिया I3 ना। सीरीज में तो ऐसा नहीं हुआ था। क्यों सीरीज में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल का है, तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट तो नहीं ना कांस्टेंट है। वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज R1 के पास कितना मिलेगा, V1 मिलेगा, R2 के पास कितना मिलेगा, V2 मिलेगा, R3 के पास कितना मिलेगा, V3 मिलेगा। लेकिन करंट, करंट क्योंकि कांस्टेंट थोड़ी ना, करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या मिलेगा, करंट हमको मिलेगा I1, I2, I3, ठीक। अच्छा, मैंने बताया था सीरीज में कि जो कांस्टेंट है उसके जस्ट अपोजिट वाली क्वांटिटी को लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने वहां पे क्या लिया था, V = V1 + V2 + V3 लिया था। यहाँ पे पैरेलल में क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो पैरेलल में क्या ले लें, अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, क्या ले लेंगे, करंट ले लेंगे, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट अगर देखो यहाँ से क्या है, आई करंट तीन पार्ट में डिवाइड हुई है, और इस वाले नोड पे, इस वाले पॉइंट पे आने के बाद क्या होगी, फिर से तीनों करंट कंबाइन हो जाएगी, I1, I2, I3, तीनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, I बना लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3, ये लिखा जा सकता है ना, ये लिखा जा सकता है। अब भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लिख दें, तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ आपका कहता है V = IR, तो यहां से बेटा I क्या हो जाएगा, I आपका V/R हो जाएगा, बस यही चीज रखनी। तो I1 कितना हो जाएगा, देखो वोल्टेज तो नहीं, ये वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो V1, V2, V3 हम क्यों ले रहे हैं, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग मुझे, ठीक है। तो वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग V1, V2, V3 ना लेके, या V1, V2, V3 लिया भी है तो दे ऑल विल बी इक्वल टू V, व्हाई, बिकॉज वोल्टेज इज कांस्टेंट व्हेन इट कम्स टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी V/R1 प्लस I2 V/R2 and I3 will be V/R3. Let's take V common, so we will have what, we will have 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. सिंपल। यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे तो I चल ही रहा है ना। अब V यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, I/V हो जाएगा। ये तो बड़ा है ना मैथ्स में। अब यहां क्या बचा, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ठीक है। अब देखिए V = IR अगर देखें तो यहां से अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो V/I कितना होता है, R होता है ना। इन दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल मींस R के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो बेटा क्या हो जाएगा, I/V = 1/R हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो I/V लिखा है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/R। और कौन सा R कौन सा, पैरेलल के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ना, पैरेलल के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/RP कितना हो जाएगा, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये फॉर्मूला है नेट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। इसको मैं रब कर देता हूं। तो एक जो हमने कंसेप्ट अभी बताया था ना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा अगर चाहिए तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस हो जाएगा, देखो कैसे। अगेन सेम वैल्यूज ले लेते हैं हम, सेम वैल्यू ना लेकर कुछ सिंपल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, ताकि आपको समझ ना जाए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। R1 हमने ले लिया सपोज 1 ओम, और R2 हम ले लेते हैं 2 ओम, और R3 हम लोग ले लेते हैं 3 ओम, ठीक है। R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, और इनको हमने कैसे कंबाइन किया, इनको हमने कंबाइन किया है पैरेलल में। किसमें कंबाइन किया है, पैरेलल में। जब इनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल कम आउट टू बी 1/1 plus 1/2 plus 1/3। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 2 which will come out to be 11/6। ये क्या है, this is your 1/RP, so from here RP will come out to be 6/11।
अगर ये 6/12 होता तो हम इसको 0.5 समथिंग ले लेते, लेकिन ये क्योंकि 6/11 है, 6/11 ओम यूनिट आई शुड राइट, सबको लिखना पड़ेगा, यूनिट ओम होती है इसकी। तो 6/11 मीन्स 1 से कम 0.55 समथिंग और 0.57 समथिंग, इस तरीके का कुछ आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, R1 की है 1 ओम, और जो हमको नेट रेजिस्टेंस मिल रहा है RP वो क्या है, वो इस वैल्यू से भी कम है ना। तो जब इंडिविजुअल रेजिस्टर की मिनिमम वैल्यू, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, पैरेलल करते हैं, ठीक है। और जब हमें रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो हम क्या प्रेफर करते हैं, तब हम जो है प्रेफर करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो मैंने भी बताया था आपको, हाउस होल्ड वायरिंग हम हमेशा किसमें करते हैं, पैरेलल में करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक सेफ्टी मेजर है। सेफ्टी मेजर मीन्स हमारे डिवाइसेस जो है जितने भी कनेक्टेड होते हैं घर में, टीवी फ्रिज वगैरह, वो सारे एक साथ ना खराब हो जाए करंट अप डाउन होने की कंडीशन में, इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंडिविजुअली सबसे कम होता जा रहा है, रेजिस्टर कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो करंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज के लिए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग करंट हमको ज्यादा मिलेगा, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट हमारा कम रहेगा, ठीक है। इस वजह से हम जितने भी कॉम्बिनेशन करते हैं वो सारे पैरेलल में करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये होगा आई गेस, ये आपको क्लियर हो गया रेजिस्टेंसेस का। अब इसके क्वेश्चंस होते हैं, सर्किट्स होते हैं, और आपको उसमें फिगर आउट करना होता है कि कहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, कहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। करस्पॉन्डिंग टू दैट हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे सर्किट का दो टर्मिनल्स या दो पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। So I will try to make a video on those also, so that you will get the concept of how to crack those circuits, how to solve those circuits in figuring out whether which combination is parallel and which combination is in series. Okay, so till then just go through the video and again read it very carefully, and if you have any doubt please leave it in the comment.